पायल अपने परिवार में सभी के साथ मिलजुल कर रहा करती थी। उसके घर वाले पायल को काफी मानते थे, लेकिन पायल से भी ज्यादा प्यार उसकी जेठानी कविता को मिलता था, क्योंकि वो घर की चहेती और लाडली थी। कविता बहू, अरे ओ कविता बहू, देख तो आज प्रेम सिमर को घर से निकाल ही देगा। अपनी सास की आवाज सुनकर कविता अपनी सास के पास बैठ जाती है और टीवी में देखते हुए कहती है, माँ जी प्रेम सीमा को निकाले या ना निकाले, लेकिन अभी हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया ना तो राहुल का गुस्सा हम सबको इस घर से निकाल देगा। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, तू चिंता मत कर, मैं माँ हूँ उसकी। अगर वो गुस्सा करेगा ना तो 2 थप्पड़ खाएगा और शांत हो जाएगा। आजा इधर बैठ जा मेरे पास। लेकिन माँ जी मैंने गैस पर खीर भी चढ़ा रखी है, अगर उस खीर में हल्की सी भी ऊंच नीच हो गई ना तो राहुल जी खाना नहीं खाएंगे। कविता अभी ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी देवरानी पायल वहाँ आती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आप इतना क्यों सोचती हैं? उस खीर में हल्की भी ऊंच नीच नहीं आएगी, क्योंकि उस खीर को मैंने संभाल लिया। वो खीर बन चुकी है और उसे मैंने डाइनिंग टेबल पर रख भी दिया है। अरे लेकिन नेहा, ठीक है ना दीदी, बस कीजिए अब आप इतना मत बोलिए। माँ जी चलिए हम सब साथ में खाना खाते हैं, और हाँ हम बाद में आराम से बैठकर इस सीरियल को देखेंगे। फिलहाल के लिए टीवी बंद कर रही हूँ। इस तरह अब सभी खाने की टेबल पर चले जाते हैं। आज खीर काफी टेस्टी बनी थी, इसलिए खीर की तारीफ करते हुए राहुल कहता है, अरे वाह कविता, आज तो खीर काफी टेस्टी लग रही है। आज तुमने इस खीर में ड्राई फ्रूट डालकर अच्छा किया, इससे खीर और भी टेस्टी लग रही है। लेकिन राहुल जी मैंने तो इसमें ड्राई फ्रूट डाले ही नहीं थे, मैंने बस इसमें इलायची डाली थी, क्योंकि माँ जी को ड्राई फ्रूट वाली खीर पसंद नहीं है। दीदी आपने खीर बनाई कहाँ है? खीर तो मैंने बनाई है, और हाँ भले ही आपने ड्राई फ्रूट वाली खीर ना बनाई हो, लेकिन मैंने खीर में ड्राई फ्रूट डाल दिए। अरे लेकिन पायल तुम्हें इसमें ड्राई फ्रूट डालने नहीं चाहिए थे, तुम जानती हो ना माँ जी को खीर में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि माँ जी ड्राई फ्रूट वाली खीर नहीं खाती, इसलिए मैंने माँ जी के लिए खीर पहले ही निकाल दी थी। माँ जी की खीर निकालने के बाद ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ माँ जी ही तो है जो ड्राई फ्रूट वाली खीर नहीं खाती। लेकिन दीदी बाकी सभी लोग तो ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, तो मैंने माँ जी की खीर निकालने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए। पायल की चतुराई देख सावित्री खुश हो जाती है और चेहरे पर स्माइल लिए वो पायल की तारीफ करती है। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया पायल, मुझे तेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही कविता मेरी पसंद को ध्यान में रखते हुए सभी को सादी खीर खिला देती है, लेकिन तूने सभी की जरूरत को ध्यान में रखा। इस तरह पायल की काफी तारीफ होती है। पायल भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कई समय बाद उसकी तारीफ जो हो रही थी, इसलिए कविता भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह राहुल कविता को आवाज लगाता है, अरे कविता जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, मुझे लेट हो रहा है। राहुल की आवाज सुनकर कविता तो टिफिन नहीं लाती, लेकिन किचन में से तुरंत पायल अपने हाथ में टिफिन लाती है और अपने जेठ राहुल को पकड़ा देती है। भाई या दीदी फोन पर किसी से बात कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको लेट हो रहा है, क्यों ना मैं ही आपको टिफिन दे दूं। ठीक है, थैंक यू। वैसे कविता को बोलना कि आज का ब्रेकफास्ट अच्छा बना था। भैया वो दीदी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया था। दीदी तो आज सुबह लेट उठी थी ना, तो उन्हें रेडी होने में ही टाइम लग गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आज का ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देती हूँ। राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोपहर में सावित्री अपनी बहू कविता को आवाज लगाती है, कविता बहू, अरे कविता बहू कहाँ है? अरे दोपहर रो रही है, दोपहर का खाना बना है कि नहीं? क्योंकि कविता बाथरूम में थी, सिर्फ इसलिए वो अपनी सास की आवाज सुन नहीं पाती। और तभी पायल अपनी सास के पास आती है और सास को खाना देते हुए कहती है, बहू, बड़ी बहू कहाँ है? मम्मी जी मुझे नहीं पता कि दीदी कहाँ गई है, लेकिन आप इतनी देर से आवाज लगा रही थी तो सोचा क्यों ना मैं ही आपके लिए खाना लगा दूं। बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन तू तो जानती है ना हम लोग कभी भी अकेले खाना नहीं खाते। बड़ी बहू को आ जाने दे, फिर साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। और वैसे भी मैं उसे आवाज इसलिए नहीं लगा रही थी कि मैं अकेले खाना खाऊं, बल्कि मैं आवाज इसलिए लगा रही थी ताकि हम सब साथ में खाना खाएं। तो क्या हुआ मांझी, आप मेरे साथ भी तो खाना खा सकती है ना।
आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। और वैसे भी दीदी इस समय कहाँ है कहाँ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। और वो कब आएंगी कब नहीं ये भी पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। पायल की बात सुनकर सावित्री कुछ नहीं बोलती और उसकी बात से सहमत हो जाती है। जिसके बाद सावित्री और पायल आपस में मिलकर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद कविता जब बाथरूम से बाहर आती है तो वो अपनी सास और देवरानी को खाना खाता देख कहती है, माँ जी नेहा, आज तुम दोनों मेरे लिए रुके क्यों नहीं और दोपहर का खाना भी शुरू कर दिया। अरे बहू, आजकल तू ही हम लोगों से अलग रह रही है, पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब रहती है तू। अरे हम लोग तुझे इतना प्यार करते हैं कि हर चीज के लिए तुझे पूछते हैं, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। माँ जी मैं तो नहा रही थी और ये बात नेहा को तो पता ही थी। मैंने उससे कहा था कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ नहाने के लिए। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने मुझे कब कहा कि आप बाथरूम में जा रही है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो किचन में चुपचाप बर्तन धो रही थी। अरे जब तुम बर्तन धो रही थी तभी तो मैंने तुम्हें कहा था यार। पायल तुम अभी अपनी बातों से पलट क्यों रही हो? बस करो कविता बहू, बहुत हो गया। इस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई और मैं आगे भी नहीं चाहती कि इस घर में कभी लड़ाई हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। आज पहली बार सावित्री ने कविता को फटकार लगाई थी, बस इसलिए कविता भी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। देर शाम जब राहुल घर आता है तो वो देखता है घर में सब है सिवाय कविता के। ये देखकर राहुल अपनी माँ सावित्री से कहता है, माँ कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपको पता है कि वो कहाँ है? अरे होगी अपने कमरे में, किसी से बात कर रही होगी। वैसे भी उसका ध्यान आजकल अपने ससुराल वालों पर कम बाहर की दुनिया पर ज्यादा है। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर राहुल थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि कविता उदास होकर चुपचाप बैठी है। फिर राहुल कविता को देखकर राहुल उससे कहता है, कविता तुम यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? चलो सबके साथ बैठो। बस राहुल, अब मन नहीं है किसी के साथ बैठने का, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बैठती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं मैं अपने परिवार वालों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कविता, हर समय हर इंसान किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। राहुल की बात सुनकर कविता की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जिसके बाद कविता सभी के साथ बैठने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा और सभी लोग नेहा से बातचीत कर रहे हैं। ये देख कविता को बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वो उन बातों को इग्नोर करती है। पर कविता का उतरा हुआ चेहरा देखकर राहुल समझ जाता है कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर जो लड़की इस घर के माहौल में जल्दी घुल मिल नहीं पा रही थी, आज वो सबके साथ बैठी है। और जिसने इस घर को हमेशा बना के रखा और सबको जोड़ कर रखा, आज वही सबसे दूर है। आखिर इन सब के पीछे बात क्या है, मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राहुल पायल के कमरे के बाहर से गुजर रहा था, जहां वो पायल को बात करते हुए सुनता है, मैंने काफी हद तक इस घर में अपनी जगह बना ली है। अब बस एक बार मांझी के मन में मैं दीदी के लिए नफरत पैदा कर दूं। इसके बाद इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। फिर हर इंसान हर चीज मुझसे ही पूछेगा, मेरे बिना कोई भी काम नहीं होगा। पायल ये बात बोल रही थी कि तभी राहुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पायल राहुल को अपने सामने खड़ा देखकर डर जाती है। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पायल देखो, मैंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए तुम मुझसे झूठ बोलने की भूल बिल्कुल भी मत करना। सच सच बताओ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कविता की इमेज घर वालों के सामने डाउन कर रही हो? आखिर ऐसा करने की वजह क्या है? भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने किसी की कोई इमेज डाउन नहीं करी और न ही मैं किसी का क्रेडिट ले रही हूँ। देखो पायल, मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो और क्या करने वाली हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, तो तुम मुझे खुद ही सब कुछ बता दो। नहीं तो अगर ये बात माँ तक पहुँची कि तुम्हारी क्या प्लानिंग कर रही हो, तो तुम अच्छे से जानती हो कि माँ तुम्हारा क्या करेगी। बड़ी मुश्किल से तुम उनकी नजरों में कविता को बुरा ठहरा कर अच्छी बन रही हो, तो जरा सोचो जब उन्हें पता चलेगा कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, तो उन्हें कैसा लगेगा। राहुल की बात सुनकर पायल अब उसको सच बताने पर मजबूर हो जाती है और रोते हुए सारा सच बता देती है। हाँ भैया, मैंने जानबूझकर दीदी की इमेज मांझी के सामने गिराई। जानबूझकर मैं दीदी का क्रेडिट ले लेती थी,
काम दीदी करती, क्रेडिट में ले जाती हूँ, क्योंकि मुझ पर किसी का ध्यान नहीं था। मैं सबके लिए चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर लूँ, लेकिन फिर भी सब दीदी को ही पूछते थे। आखिर क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? तुम इस घर की बहू हो पायल, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी जगह कविता होती है और जैसा तुमने कविता के साथ किया है वैसा वो तुम्हारे साथ करती, तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुमने कभी ये सोचा है, जिस कविता ने इस घर को हमेशा जोड़ कर रखा, आज उसके ऊपर यह इल्जाम लग रहा है कि वो इस घर का ख्याल नहीं रखती। अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए तो तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारा यहाँ इस घर में रहने का मन करेगा? नहीं ना। अरे तुम्हें लोग नोटिस नहीं करते और तुम पर घर वाले ध्यान नहीं देते, तब तुम्हें इतना बुरा लगता है और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो सोचो उस औरत पर क्या बीत रही होगी जिसने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। अरे वो तो तुम्हें अपनी बहन समझती है, उसे कितना बुरा लगेगा कि जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसकी छोटी बहन ही उसको हर किसी के सामने बुरा बना रही है। राहुल की बात सुनकर पायल की नजरें शर्म से झुक जाती है और वो राहुल से माफी मांगती है। भैया आप सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे कविता दीदी बुरी बने। लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मेरी इस बात को कभी किसी के सामने मत लाना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं कभी भी कविता दीदी का क्रेडिट नहीं लूंगी। और बदले में मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी कभी तुम्हारी इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पायल अब सुधर जाती है, जिसके बाद एक बार फिर उसका घर पहले की तरह हो जाता है।